मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, जिन्न और जिन्नातों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा टीवी सीरियल में अलिफ लैला में कि अलादीन जो है वो एक चिराग को रगड़ता है और चिराग से एक जिन्न पैदा होता है और वो जिन्न बाहर निकलकर बोलता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। कभी कोई ये नहीं कहता कि ऐ जिन्न तू मुझे ही खा जा। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो बोतल से ऐसे ऐसे जिन्न निकालती है, जो जब जिन्न उनसे पूछता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो वो कहती है कि ये जो मेरे पीछे मेरे समर्थक है ना, इनको ही खा जा। तो इस तरह का जो जिन्न है, ये जिन्न क्या है? ये जिन्न है यूजीसी रेगुलेशंस 2026। ये एक ऐसा ही जिन्न है जो कि बोतल से निकाल करके इसको और ताकतवर बना दिया गया है, इसको और ताकत दे दी गई है और इसको इस तरह की ताकत दे दी गई है कि ये बहुत खतरनाक तरीके से सवर्णों का दमन कर सकता है। SC/ST एक्ट का जो दमन है उससे तो पहले से ही सवर्ण, कथित सवर्ण परेशान है। भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2018 में सुनवाई हो रही थी जब किसी मुद्दे पर, और जब इसका जिक्र आया SC/ST कानून का, तो वहां पे ऑन रिकॉर्ड ये बात दर्ज है कि 70% SC/ST एक्ट के तहत जो मामले दर्ज होते हैं, 70% मामले वो कभी अदालत में प्रूफ नहीं हो पाते हैं। ये तो NCRB का ही डाटा है। किस तरह का दुरुपयोग इस SC/ST एक्ट का होता है वो आपने सब देखा हुआ है। और अब तो SC/ST एक्ट का भी बाप आ गया। अब इसको बोलेंगे SC/ST OBC एक्ट, और इसमें मुसलमान भी शामिल है, क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में जो मुसलमान है वो SC/ST OBC जाति में भी दर्ज है। बाकायदा उनको सुविधा मिलती है, आरक्षण मिलता है मुसलमानों को इस नाम पर। तो अब क्या है कि बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने सवर्ण हिंदुओं को मुसलमानों और ईसाइयों के साथ में लाके खड़ा कर दिया कि जैसे मुसलमान आक्रांता हैं, बाहर से आई उनकी विचारधारा, वैसे ही ये भी आक्रांता हैं, ये सवर्ण हिंदू छात्र, जो कि इसीलिए पैदा हुए हैं कि वो पैदा होते ही, कॉलेज जाते ही, यूनिवर्सिटी जाते ही जो बाकी छात्र हैं अन्य वर्गों के, उनका उत्पीड़न ही करेंगे। इसी हिसाब से यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के पूरे कानून को बुना गया है। इस कानून के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है सुबह, उसमें संपूर्ण जानकारी मैंने इसकी बताई हुई है। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर के इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कानून क्या है। इसीलिए अब इस कानून के विषय में विस्तार से चर्चा करने का इस वीडियो में कोई मकसद नहीं है, लेकिन इस कानून का दुरुपयोग किस किस तरह से हो सकता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और इस चीज के लिए अपने समाज को चेतावनी देना मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। मित्रों, कल पप्पू यादव का एक बयान आया, बिहार के सांसद हैं पप्पू यादव, उनका एक बयान आया। सामाजिक समरसता की राजनीति करते हैं, पीडीए की राजनीति करते हैं। उनका एक बयान आया और उन्होंने ये बोला कि जातिवाद को खत्म करने के लिए राजपूतों और भूमिहारों को अपनी बेटियों की शादी कोयरी, कुर्मी और इन जातियों से करनी होगी। यानी फिर वही पुरानी रट लगा दी है कि हमको भूमिहार, ठाकुर, राजपूत, इनकी बेटियां चाहिए। माने ऐसा लग रहा है कि जैसे सवर्णों ने अपने घर में कोई वेश्यालय खोल दिया है जहां पे कि वो अपनी बेटियां सप्लाई करें ताकि सामाजिक समरसता बन जाए। और याद कीजिए, मध्य प्रदेश के जो IAS संतोष वर्मा, उन्होंने जो बयान दिया था कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक कि जो सवर्ण हिंदू हैं उनकी बेटियां दलितों से, पिछड़ों से संबंध न स्थापित कर लें या शादी न कर लें।
और संबंध स्थापित करने पर ज़्यादा जोर था, मतलब रेप। मतलब अगर सवर्ण जो है वो अपनी बेटियों का रेप करवाएं तो फिर जो है वो सामाजिक समरसता उससे बन जाएगी। इस तरह का मंतव्य जो है वो आई.एस. संतोष वर्मा ने दिया था। आई.एस. संतोष वर्मा पर जो कार्रवाई हुई, छोटे मोटे ट्रांसफर से उस सब से तो कुछ होता नहीं है। उनके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है, केंद्र सरकार के पास में है। वहां से तो कोई एक्शन अब तक इस तरह का हुआ नहीं। तो अगर हम इन पप्पू यादव के, आई.एस. संतोष वर्मा और चंद्रशेखर रावण ने भी इस तरह के बयान दिए, और भी तमाम जो भीम के लोग हैं, भीम आर्मी वाले, इस तरह के बयान अक्सर देते रहते हैं। उनके छुटभैया नेता भी ऐसे बातें कहते रहते हैं सरेआम, आप देखते ही हैं। तो ये सारे के सारे जो बयानों के संदर्भ को देखा जाए और उसके बाद यूजीसी 2026 का जो रेगुलेशंस लेकर के आई है उनको देखा जाए, तो ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हिंदू सवर्ण बेटियों को एक तरह से उनको ब्लैकमेल करके, उनको मजबूर करके, उनको दूसरी अन्य सवर्ण जो वर्ग हैं उनके द्वारा यौन शोषित कराने के लिए एक कानून एक तरह का इशारा करता है, या कानून एक तरह से सहूलियत देता है ब्लैकमेलिंग के माध्यम से। क्यों देता है? इसलिए देता है क्योंकि ये जो कानून है, इस कानून में ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी छात्र, चाहे अगर वो जेएनयू वाले हैं या वामपंथी विचारधारा के, सब तो नहीं करेंगे ऐसा। अगर वो गालियां देते रहें, कुछ भी गालियां देते रहें कि ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो थूक भी दें अगर, तो फिर इस कानून के बाद तो ब्राह्मणों को और ठाकुरों को या राजपूतों को ये थूक भी चाटना पड़ेगा कि भाई बड़ा मीठा है, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इसका विरोध करें तो उनके ऊपर जो है ये यूजीसी के रेगुलेशंस लग जाएंगे। तो हमने सवर्ण छात्रों की बात तो कर ली कि सवर्ण छात्र अगर अपनी आवाज उठाएं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, गाली गलौज के खिलाफ, तो उनको तो जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई सवर्ण बेटी है और अगर वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जाती है, और मान लीजिए अगर दुर्भाग्य से वो सुंदर है दिखने में, और किसी जेएनयू के किसी वामपंथी छपरी टाइप के स्टूडेंट लीडर को या किसी को अगर लगता है कि साहब ये फलाने बाबन ठाकुर की लड़की तो बड़ी सुंदर दिखने में है, पर ये हमारे आटे में नहीं आ रही है, हमारी बात नहीं मान रही है, तो कैसे इसको अपने जाल में फंसाया जाए? तो जाहिर सी बात है कि बातचीत तो लोगों में आपस में होती ही है। आजकल यूनिवर्सिटीज़ में 80% तो यही लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थोड़ा मेलजोल बढ़ा के, थोड़ा बातचीत करके इसके बाद कुछ ऐसा विवाद बखेड़ा खड़ा किया जाएगा जिसमें कि उस सवर्ण लड़की के ऊपर, उस सवर्ण छात्रा के ऊपर बहुत ही आसानी से ये जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं ये लगाए जा सकते हैं। और जब ये रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे, ये कानून लगा दिया जाएगा, तो उसके पास क्या विकल्प रहेगा? उसके पास क्या विकल्प रहेगा? जब बात होगी पॉश कानून की, कि पॉश बात होगी, पॉश की, और बात होगी इस यूजीसी वाले की, तो फिर क्या स्त्री, अगर सवर्ण स्त्री की जो मर्यादा है उस वो ऊपर रहेगी, या किसी पिछड़े और दलित जिसको कहा गया है कि सदैव से भाई इसकी तरफ ही बात करनी है, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा भाई? फिर सदैव से ही शोषित कह दिया कि भाई शोषित है, इनको शोषित मान लिया जाए। ऐसी स्थिति में वो लड़की कहां जाएगी? उसके पास क्या विकल्प है? और अगर उसके समाज के लड़के उसके लिए आवाज बुलंद करने की कोशिश करें तो उनको यूजीसी के रेगुलेशंस 2026 में उनको भी जेल में डाल दो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सवर्णों के बेटे जेल में और सवर्णों की जो बेटियां हैं वो आई.एस. संतोष वर्मा जैसे महान दलित चिंतकों के बिस्तर पे। इसका तो यही मतलब है ना, ब्लैकमेलिंग करके कानून वापस ले लेंगे अगर तुम हमारे इशारे पर चलना शुरू कर दो। क्या हमारा देश अब इस त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है जहां पे सुनियोजित तरीके से सवर्ण बेटियों को कैसे पप्पू यादव के
और आई संतोष वर्मा जैसे बयानों के पृष्ठभूमि में देखें तो क्या सवर्ण लड़कियों को अब उस दिशा में कि उनका सिस्टमेटिक तरीके से रेप किया जाए, क्या इस दिशा में ले जाया जा रहा है? मित्रों, इस देश के अंदर कानून का दुरुपयोग किस तरह से होता है आप देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की एक महिला जज ने एक पुलिस अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि ये इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? ये दिल्ली के अंदर कहीं छोटा मोटा झगड़ा होता है, नाली का, खड़ंजे का, पानी का, आस पड़ोस का, तो उसमें ये महिला का छेड़छाड़ वाला मामला कहां से घुस जाता है? यानी अगर किसी, आपने देखा होगा अक्सर पड़ोसी के, दो पड़ोसी में लड़ाई हुई किसी बात पे, तो पड़ोसी महिला ने पड़ोसी महिला के पति पर लगा दिया छेड़खानी का आरोप। अब भाई भुगतो। किस तरह से कानून का मिसयूज होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जिस तरह से SC ST एक्ट का इतना बड़ा मिसयूज हो रहा है आज इस देश में, और इसके बाद भी कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से इस एक्ट का भी मिसयूज होगा ही होगा, क्योंकि ये एक्ट जो है ये बहुत पावरफुल एक्ट है। ये जो कानून है UGC वाला, ये बहुत पावरफुल कानून है, और इसमें जो इक्विटी स्क्वाड का गठन किया गया है, इस इक्विटी स्क्वाड में आप जानते हैं इसमें सवर्ण तो रहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो है ही इसीलिए कि सवर्णों को पकड़ रहे हैं कि कहां कहां वो उत्पीड़न कर रहे हैं, क्योंकि वो पैदाइशी उत्पीड़क हैं, वो जन्म से उत्पीड़क है, तो उनको पकड़ो। आक्रांत हैं, आक्रमणकारी हैं, यूरेशिया से आई हैं, तो इनको पकड़ो। इनको ऐसी मानसिकता वाला जो इक्विटी स्क्वाड होगा, आपको लगता है क्या कि उसमें सवर्ण होंगे? क्या उनकी बात सुनी जाएगी? उसमें दबदबा रहेगा SC ST OBC का? और एक बात और समझ में आती है कि सबसे ज्यादा तो SC ST एक्ट जो है उसका दुरुपयोग OBC के खिलाफ किया गया है, और इस UGC वाले एक्ट में तो OBC को भी शामिल कर लिया गया है कि यार ये भी बेचारे शोषित वंचित हैं। OBC में कौन कौन सी जातियां आती हैं? यादव जाति आती है। आपको कहां से लगता है कि यादव जो है वो शोषित है? कहीं आपको लगता है? या जाट, कहीं के जाट भी है, कहीं के गुर्जर भी हैं, क्या आपको लगता है कि जाट और गुर्जर कहीं से शोषित हैं? ये तो समाज की दबंग जातियां हैं। ये तो हमारे समाज की ऐसी जातियां हैं जो कि अपना अधिकार लेना जानती हैं, अपने लिए लड़ना जानती हैं। इन्होंने तो बड़े बड़े सत्ताएं चला रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं, और जब इनको भी अगर इस तरह का संरक्षण मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर सवर्ण बेटियों का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं अगर किसी सोसाइटी में किसी अगर नस्ल की एथनिक क्लींजिंग करनी हो, तो उस समाज के उस वर्ग के गर्भ पर नियंत्रण प्राप्त करो। जैसे अब आज चूंकि हम अब हिंदू सवर्ण छात्रों को तो मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ खड़ा कर दिया गया है, इस पूरे बिल के माध्यम से तोड़ दिया गया है। तो अब हम तुलना कहां से करें? तुलना हम कर सकते हैं उइगर मुसलमानों से। वहां क्या होता है? वहां चीन की सरकार क्या करती है कि उइगर मुसलमानों को डाल देती है जेल के अंदर, और जो उइगर मुसलमानों की औरतें होती हैं, उनकी बेटियां होती हैं, उनकी पत्नियां होती हैं, उनको मजबूर करती हैं चाइनीज, हान नस्ल के चाइनीज लोगों के साथ सोने के लिए, और उसका नाम दिया गया है कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये चीन का सांस्कृतिक प्रोजेक्ट है। मतलब सांस्कृतिक प्रोजेक्ट के नाम पर वहां पे एथनिक क्लींजिंग ऐसे होती है कि जब उनकी लड़कियों को आप अपने में समाहित कर लेंगे तो वो लड़के कहाँ जाएंगे? फिर वो नस्ल खत्म हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की नस्ल पे कितना बड़ा संकट क्यों? क्योंकि उनकी लड़कियां जो हैं वो 16 साल के ऊपर जैसी जवान होती हैं उनको तुरंत मुसलमान उठा ले जाते हैं, तो वो हिंदू लड़के कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? उनके तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। इस तरह से एथनिक क्लींजिंग हो जाएगी। अगर इस पूरे मामले का, क्योंकि ये देखो आप, ये इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि आम तौर पे क्या होता है कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो वहां हो सकता है कि आपकी झगड़ा झंझट किसी SC से, किसी ST से, OBC से होने की गुंजाइश 10% 20% रहती है, क्योंकि एक आदमी प्रौढ़ हो जाता है, समझदार हो जाता है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी कैंपस में जहां पर कि यंग बच्चे आएंगे, जहां पर कि उन यंग बच्चों को समझ भी नहीं होती उतनी वो क्या कर रहे हैं,
वहां पर जिस तरह की छीछालेदर होगी, आप सोचिए कि किस तरह से भयंकर तरीके से इस पूरे कानून का दुरुपयोग किया जाएगा। और बंगाल जीतने का जो ख्वाब अब बीजेपी देख रही है, क्या आपको लगता है कि बंगाल जीत सकते हैं इस तरह से? क्या बंगाल का जो भद्रलोक है, जहां पे सवर्ण ज्यादा हैं, अगर बंगाल के अंदर इस यूजीसी वाले कानून के तहत में अगर 2-4 कार्रवाई सवर्णों पर हो गई, तो क्या बंगाल का भद्रलोक फिर बीजेपी को वोट देगा? क्या इस बारे में आप सोच सकते हैं क्या? कुल मिलाकर के बीजेपी ने एक ऐसा जिन्न बोतल से निकाला है जो उसको ही खाने के लिए दौड़ेगा। और हम जैसे लोग जो कि मतलब मैं अपने इस बात पे अपने लिए गर्व कर सकता हूं कि मैंने कभी इस तरह से खुल करके मोदी की तुष्टीकरण, मोदी की चापलूसी कभी नहीं की, कभी भी नहीं की। बहुत लोग खुलकर करते हैं, हमने कहा कि देश, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त, जब उसको रोका गया उस वक्त भी मैंने मोदी की आलोचना की। जब मोदी जी ने बिहार के अंदर ईद पर जो है वो ईद की किट बांट रहे थे, तब भी मैंने मोदी जी की आलोचना की। मोदी जी की आलोचना बहुत तरीकों से हो सकती है, ऐसा नहीं कि मोदी जी कोई दूध के धुले हुए उनको मान लिया जाए। हम लोग तो इसलिए कुछ नहीं बोलते कि क्या करें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन चुकी है और बीजेपी कांग्रेस बन चुकी है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी इज कांग्रेस विद काऊ, ये अरुण शौरी ने कभी कहा था। तो हमारे पास क्या विकल्प है? कोई विकल्प है? कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसको वोट करें? आज मैंने पूरे देश के अंदर, इतना बड़ा मुद्दा है पूरे देश के अंदर, पर कहीं किसी मीडिया न्यूज चैनल में इस पर एक हेडलाइंस भी नहीं बनी है, कहीं किसी अखबार में ये छपा नहीं है। बड़े दुख की बात। सिर्फ सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है। और बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो प्रधानमंत्री मोदी को एक महामानव की तरह से पेश करता है, वो आईटी सेल इस पूरे मामले पर खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा, एकदम चुप है। क्यों नहीं बोल रहा? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जवाब दो, क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि हमको, और बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी जो चैनल्स हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि वो भी खुलकर सामने आए, पर वो भी उस तरह खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौती है। उनको लगता है कि हम मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे पास व्यूअरशिप नहीं बचेगी, कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है, हम यूट्यूब की आय पर डिपेंड नहीं है। इसलिए हम जो है वो सच आपके सामने रख रहे हैं, सच आपके सामने बोल रहे हैं। और मैं अपने सभी मित्रों से, अपने पूरे समाज से, पूरे देश में, और सिर्फ अपने समाज नहीं, जनरल कैटेगरी नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी सबसे कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। ये बात बिल्कुल सच है। इस तरह से अगर बटेंगे तो जिहादियों के हाथों कटेंगे, और फिर इसके बाद जो हमारे साथ होगा वही आपके साथ भी होगा। इसलिए आपका भी कर्तव्य है कि इस देश को बचाइए, इस समाज को बचाइए। इस भारतवर्ष में आप भी हैं। इसको बचाने का दायित्व तो आपका भी है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी का दायित्व नहीं है, ये सबका दायित्व है कि सब मिलकर के देश को बचाएं और सब मिलकर के इस तरह के विभाजनकारी कानून का विरोध करें, वरना हमारे पास फिर कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। फिर तो जाहिर सी बात है, फिर तो हमें क्या कहते हैं उसे, कि यूरेशिया जाना पड़ेगा। यूरेशिया। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चलते हैं कि यूरेशिया जाएंगे ब्राह्मण और यूरेशिया से आए, इस तरह की झूठी बातें जो करते हैं। हालांकि अम्बेडकर ने खुद ही कहा कि कोई यहाँ पे यूरेशिया से नहीं आया है, सब यहीं के लोग हैं। आपकी इस पर अपने क्या विचार हैं? आप अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।